हेलो, मैं दिविता शर्मा। यहाँ पे हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यूनिट 2 स्टार्ट की है, विच इज़ ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम टोटल 8 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर लीनियर इक्वेशन, सेकेंड इज रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन। फिर हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट किया था, जिसमें लेक्चर 3 एंड 4 में अपलोडेड है। लेक्चर 5 हमने फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की बात की थी। ऊपर वाले में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात है, एंड देन यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की बात की हुई है। इसमें क्लोरेट एंड सॉल्वेबल फॉर पी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बन सकते हैं। देन फिफ्थ लेक्चर पे हमने सिंगुलर सॉल्यूशन की बात की थी, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसपे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं और आराम से बन रहे हैं, कंसीडरिंग डिफ़िकल्ट एंड फॉर्मेशन के लिए भी इजी है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद हमने आई गेस सेवन्थ लेक्चर, मतलब काउंट भूल गई मैं। अब देख लीजिए, इसके पहले हमने यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात की हुई है। इसको भी हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो हमने एक पार्ट में सी एफ की बात की है एंड अनदर पार्ट हमने पी आई की बात की हुई है। अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। नाउ जो सेकंड, जो इसी के अंदर एक हिडन टॉपिक है, विच इज रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अब हम रिड्यूसिबिलिटी का केस पढ़ेंगे, जिसमें हमारी गिवन इक्वेशन अभी तो नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, बट हम उसको रिड्यूस करके उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, आ रही है, क्यों नहीं है, पहले ये समझते हैं, और किसको एलिमिनेट करना है ये समझते हैं। तो देखिए, कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब है जो भी आपका यहाँ पे डेरिवेटिव है उसके जो कोफिशिएंट है, जो उसके बगल में मल्टीप्लाई में लिखा होगा, दैट शुड बी द कांस्टेंट ओनली। बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जितने भी डेरिवेटिव है इनके जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है, p1 x टू द पावर जिस ऑर्डर का वो डेरिवेटिव है। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये P1 P2 P3 यूज हो रहे हैं, P1 P2 डॉट 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 जो Pn यूज हो रहे हैं आर सम कांस्टेंट। तो ये तो कोई कांस्टेंट है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो x की पावर n यूज हो रहा है, ये बेसिकली है कौन, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई कर सकता है डेरिवेटिव के साथ, उससे लीनियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ नहीं है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है x की पावर n या फिर सो ऑन मल्टीप्लाई में आ रहा है डेरिवेटिव के। तो हमको इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे जिससे वो एलिमिनेट हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमको याद रखना है x इज इक्वल टू ई टू द पावर z, ये हमको बेसिकली सब्स्टिट्यूट करना है। हम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, log x इज इक्वल टू z सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कहीं इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो ऐसे कर लेंगे, क्योंकि बोथ आर सेम, एंटी लॉग ले लिया तो यहाँ log x इज इक्वल टू में z आ गया। ये सब सब्स्टिट्यूशन से हमको क्या मिल रहा है, dy बाई डी जेड इज इक्वल टू में 1/x मिल रहा है। ठीक है, एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, d बाई डी जेड को इक्विवेलेंट कर रहे हैं d डैश से। तो जहाँ पे d बाई डी डैश है उसकी जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पे d डैश पुट करने वाले हैं। एंड सॉरी, यहाँ पे dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x आ रहा है, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x आ रहा है। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन से हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए यहाँ तक। अब करना क्या है कि हमको यहाँ से x मल्टीप्लाई में से हटाना है, जो भी x की पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई में से हटानी है। तो इसका अच्छा खासा प्रूफ है, बट हम वो सब नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल डीप नॉलेज में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये 3 सब्स्टिट्यूशन याद रखेंगे जो मैंने यहाँ बॉक्स में बनाए हैं, एंड देन इसके बाद हमको याद रखना है, अगर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे d डैश इंटू वाई से।
अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होता है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे विथ डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन इंटू में y से, ठीक है। देन इसके बाद अगर हमारा यहाँ पावर 3 हो जाती है तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इससे इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन इंटू में डी डैश माइनस टू इंटू में y से। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाते जाएंगे, पावर 4 होएगी तो हम यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई ले आएंगे डी डैश माइनस थ्री, एंड पावर 5 होगी तो उसके आगे एक और मल्टीप्लाई ले आएंगे डी डैश माइनस 4। तो ऐसे इस तरीके से ये कहानी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमको याद रखनी है, एंड दीज टू सब्स्टिट्यूशन, इसकी मदद से हम यहाँ पे पूरा इसको रिड्यूस कर देंगे टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और फिर रिड्यूस करने के बाद जब कांस्टेंट कोफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे जो प्रीवियस जो CFPI निकालने के केसेस थे वो केसेस के अकॉर्डिंग हम इनकी सॉल्व करके वैल्यू बता देंगे कौन CF है, क्या PI है एंड ऑल। तो ये क्वेश्चन है, इसी के साथ हम समझते हैं क्या कैसे क्यों करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमको CF प्लस PI फॉर्मेट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो हमारे पास यही नॉलेज है। देन इसके बाद हमको दिख रहा है इसके जो मल्टीप्लाई में है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई आ रहे हैं, तो हमको रिड्यूसिबल का केस लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम रिड्यूसिबल या डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है और सेकेंड ऑर्डर का आ रहा है ये, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, फिर यहाँ पे x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है तो इसकी जगह पे डी डैश पुट करना था, एंड यहाँ पे वन ले लेंगे और y को कॉमन बाहर निकालेंगे। सब में y आ रहा था, y को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, x की जगह में क्या पुट करना था, e टू द पावर z पुट करना था, जिस कारण से ये क्या हो गया 2z बन गया, 2z log x क्या हो गया z हो गया। तो ये इस तरीके से नया हमारे पास क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, विच इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इनके बगल में कोई भी डेरिवेटिव नहीं। बस अब हमको यहाँ पे ये याद रखना है जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो कौन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो z है और डिपेंडेंट वेरिएबल तो वही है, डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई अंतर नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक है। तो अब जो हमारे प्रीवियस CF प्लस PI के जो फॉर्मूले थे उसमें x जहां जहां यूज हो रहा था उसकी जगह पे हमको z यूज करना है, बस इतना याद। तो अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि CF निकालिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या होगा dz इंटू dz क्या हो जाएगा, dz का स्क्वायर, तो हम यहाँ m स्क्वायर लिखेंगे, dz माइनस में इंटू में माइनस वन करेंगे तो माइनस dz होगा विच इज माइनस m, फिर m, फिर यहाँ पे प्लस वन इक्वल टू में 0। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई हमारी, इसको हमको सॉल्व करना होता है। दिस इज बेसिकली m माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ गया 0, क्योंकि 0 हमारा चल रहा था। देन इससे हमको पता चला जो m की वैल्यू है वो 1,1, मतलब m के जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, रिपीटेड एंड रियल रूट्स आ रहे हैं। तो जब भी रिपीटेड एंड रियल रूट्स होते हैं तो जो हमारा CF होता है वो C1 प्लस XC2 था, उस टाइम पे जो हमने पढ़ा था XC2 पढ़ा था। अब x की जगह पे हमको यूज क्या करना है, z यूज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ZC2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा e टू द पावर रूट, जो भी रूट था यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, एंड इनटू में x था तो हमको यहाँ पे क्या पुट करना है, इनटू में z पुट करना है। तो जनरली आपको ऑप्शन में इसी तरीके से घुमा सकता है। अब ये जो आपको z मिला है ना, अब आपको क्या करना है, इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x वेरिएबल में था, हमने z तो खुद से लिया है, तो हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं। तो z इज इक्वल टू में हमको क्या पुट करना होगा, log x पुट करना होगा, C2 की जगह पे C2 एंड e टू द पावर z की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। नाउ दिस इज द CF ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको ऑब्जेक्टिव में फंसा कैसे सकता है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1,
वो आपको तो यही दे देगा सेम log x c2 e टू द पावर सॉरी इंटू में x। फिर सेकंड आपको दे देगा c1 प्लस log log नहीं देगा, आपको यहाँ दे देगा c1 प्लस xc2 c1 प्लस x c2 इंटू में e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x ये दे देगा। फिर इसी में माइनस प्लस का हेर फेर कर देगा, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। c2 ये c है, c2 e टू द पावर x। फिर नेक्स्ट आपको लास्ट दे देगा फोर्थ वन c1 प्लस माइनस में c1 माइनस में log x c2 e टू द पावर इस टाइप का कुछ तो भी आपको ऐसे हेर फेर करके कुछ भी दे सकता है। बट मेन मेरे को ये समझाना है आपको कि आपको यहाँ पे इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपका आंसर यहाँ पे x पे नहीं आ रहा है, आपका यहाँ आंसर जो भी आएगा वो z पे आएगा, देन आप उसको बैक सब्स्टिट्यूट करके लॉग में लेके आएंगे। तो इन जनरल अगर मैं हिंट बेसिस बात करूं कि आप वहां पे कैसे क्लिक करेगा, तो जब भी रिड्यूसिबल का केस होता है तो हर बार आंसर में लॉग के टर्म पे ही आता है, CF की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो। ठीक है, अब ये हमारा सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर द PI। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो PI के लिए Q चाहिए होता था वो 2 log x था, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करके क्या बना लिया था 2z बना लिया था। तो अब हमको यहाँ पे इसके लिए PI निकालना है। तो PI इज बेसिकली क्या होता था Q बाई एफ डी होता था। तो यहाँ एफ डी डैश ले लेते हैं क्योंकि हर कुछ डी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Q हमारा क्या है 2z है क्योंकि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया है। एंड हमारा जो एफ डी डैश है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली पहले सॉल्व कर लिया है तो हमको पता है डी डैश -1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, जो भी हमारे वहाँ पे x पे थे ना, मतलब e टू द पावर x, x की पावर m, साइन x कॉस x, इस टाइप से जो भी हमारे फॉर्मूले थे, जो भी केस बन रहे थे, अब वो सारे केस हमको कैसे रिकॉल करने इन द टर्म्स ऑफ z। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो q है वो आपका कैसा है, q इज इक्वल टू में 2 इंटू जेड है। तो ये 2 को तो इग्नोर मारना है हमको z देखना है। तो z की पावर में 1 है, मतलब ये कैसा है, z की पावर में m टाइप का है। तो इसमें बाइनोमियल वाला जो हमारे पास फॉर्मूला था वो लगाएंगे। तो इसके लिए हमको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे 2z को तो 2z ही रखना है एंड यहाँ पे 1/d डैश को कॉमन बाहर निकाल लेना है, जिससे क्या होगा साइन चेंज हो जाएंगे एंड देन इसको ऊपर लिखना है। तो 1 माइनस डी डैश होल टू द पावर -2 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपांशन लगाना है। बाइनोमियल एक्सपांशन लगाना है 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 का। तो इसका जो बाइनोमियल एक्सपांशन होता है दैट इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ये इसका बाइनोमियल एक्सपांशन होता है। तो x की जगह पे हम d डैश ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हम वो फॉर्मूला लगा देंगे एंड देन 1 में d डैश, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2d डैश प्लस में 3d डैश का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से ये आगे जाता जाएगा एंड यहाँ 2z आएगा। अब हमको क्या करना है, 1/d डैश को 1/d डैश ही रहने देना है एंड देन इस वाले जो ये भी हमको दिया हुआ है इसको हमको क्या कर लेना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जिससे हमको क्या मिल रहा है, जो फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2z प्लस में 2 इंटू 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जिसका मतलब ये 4 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/d डैश, तो जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो 1/d था इट्स बेसिकली इक्विवेलेंट टू द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। Similarly, 1/d dash is equivalent to the integration with respect to z। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 2z प्लस में 4 विथ रिस्पेक्ट टू z। तो अब ये क्या हो जाएगा
जेड स्क्वायर प्लस में 4z। तो ये अब हमारा जो बन के आया है, ये हमारा कौन बन के आ गया, पी आई बन के आ गया। तो इस तरीके से आप सी एफ एंड पी आई को निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, सेम पैटर्न में जाएंगे, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर हम सी एफ की बात करते हैं तो अब आप सीख गए होंगे डी डैश -1 इंटू में डी डैश, और फिर यहाँ पे माइनस में क्या आ गया, यहाँ पे अगेन डी डैश, फिर माइनस में 3 इक्वल टू में क्या आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह में ई टू द पावर जेड रखना है तो ई टू द पावर 2z, एंड एक्स लॉग एक्स की जगह पे जेड रखना है तो जेड आ गया। तो ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। ऑक्सिलरी बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस में एम माइनस में एम माइनस में 3। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे m को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये एम स्क्वायर माइनस में 2m माइनस में 3 आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हमको कुछ ऐसा मल्टीपल लाना है जिसमें माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -3, एंड हम प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो -2 आना चाहिए। तो इस कारण से इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो 3m प्लस में m माइनस में 3, तो मल्टीप्लाई करके -3 एंड प्लस माइनस करके -2 आ जा रहा है। इन सब के आगे इक्वल टू 0 है। एंड देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट m माइनस में 3 प्लस 1m माइनस में 3 इक्वल टू 0, वी विल गेट m प्लस 1 इंटू में m माइनस 3 इक्वल टू में 0, तो m इज इक्वल टू में -1, m इज इक्वल टू में 3। तो हमको डिस्टिंक्ट रूट मिल गए। बेसिकली रूट निकालना रहता है एंड देन पुट कर देना रहता है। और ये वाले केस में जिसमें हमको रिड्यूसिबल करना है, हमको केयरफुल रहना पड़ेगा उस पे, क्या तो जो भी हमारा z और x का खेल है उस पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c1 e टू द पावर -z प्लस c2 e टू द पावर 3z। तो अब z के टर्म में आया है, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो c1 इज इक्वल टू में e टू द पावर z है ना। तो e टू द पावर z को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, x से सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, e टू द पावर माइनस लॉग x हो गया, और ये क्या हो गया, c2 e टू द पावर 3 लॉग x हो गया। तो इसका मतलब है c1 x टू द पावर -1 मिल गया, एंड प्लस c2 e टू द पावर x टू द पावर 3 मिल गया हमको। तो बेसिकली हमको ये याद रखना है, ठीक है। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, जब भी आपके डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो आपका जो CF का फॉर्मूला है दैट विल बी द कांस्टेंट 1 x टू द पावर रूट जो भी आपका अल्फा रूट होगा, देन प्लस c2 x टू द पावर सेकेंड रूट जो भी आपका बीटा रूट होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से डिस्टिंक्ट रूट के केस में मूव करता रहेगा, ठीक है। इसी से हम शॉर्ट ट्रिक ऊपर वाले के लिए भी बना लेते हैं, जहाँ हमने इसका CF निकाला था। तो हमने यहाँ पे इसका CF निकाला था तो हमारा क्या आया था, रिपीटेड रूट्स आए थे। तो रिपीटेड रूट के केस में हर बार आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मैं येलो कलर से हाईलाइट करती हूँ, हर बार आपको यहाँ log x मिलेगा, एंड यहाँ x टू द पावर अल्फा, x टू द पावर अल्फा मतलब जो भी आपका यहाँ रूट होगा वो आएगा। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे हैजल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप वहाँ पे आंसर टिक कर पाएंगे। बाकी आपकी चॉइस है, कैसे भी आप याद कर सकते हैं ना। इसका अब टर्न आता है, हमको यहाँ पे क्या करना है, पीआई निकालना है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो MPPSC होती है, जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, भले चाहे वो कितने भी लेंथी हो, वो उसको डाल देती है, ताकि क्या होता है, उससे पेपर का लेवल तो हाई हो जाता है और बच्चा एट अ टाइम सॉल्व नहीं कर पाता, उसको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ता है MPPSC के पेपर्स में। तो ये वाला केस यहाँ आ जाता है। तो थोड़ा आप मेमोराइज कीजिए, थोड़ा सा ट्रिक बना लीजिए एंड थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो मतलब e टू द पावर 2z इंटू में z आ रहा है। तो यहाँ पे जो q है e टू द पावर 2z इंटू में z आ रहा है हमारा, एंड बाय एफ डी विच इज हमारा क्या आ रहा था, d डैश माइनस में
डी डैश प्लस में 1 एंड डी डैश माइनस में 3। ये हमारा एफ डी था। तो अब पी आई के लिए हम आगे जा रहे हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देख लिया है कि ये क्या है, e टू द पावर 2x इंटू में x फॉर्मेट का है, तो हम जो वो वाला फॉर्मूला था वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 में डी डैश की जगह पे डी डैश प्लस 2 करना है हमको। तो डी डैश प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड डी डैश प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे z का मल्टीप्लाई। फिर अब इसमें हमको सेम क्या करना है, वही बाइनोमियल का कंसेप्ट लगाना है। तो अब आप क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1 में डी डैश का स्क्वायर माइनस में डी डैश प्लस में 3 डी डैश माइनस में 3 इंटू में z। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में डी डैश का स्क्वायर प्लस में 2 डी डैश माइनस में 3 z। अब आपको क्या करना है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 में डी डैश स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए। तो यू विल गेट 1 प्लस 2 बाई डी डैश, 1 प्लस 2 बाई डी डैश एंड माइनस में 3 बाई डी डैश का स्क्वायर, और अब इनको सबको ऊपर उठा के रख दीजिए। तो आपको -1 इंटू में z मिल जाएगा, एंड e की पावर 2z हमारा साथ में चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसको ऑपरेट कर देंगे। वी विल गेट, यहाँ पे पहले हमको बाइनोमियल लगाना है, इसको हम x से रिप्लेस करेंगे, एंड ये 1, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का फॉर्मूला लगाना है, विच इज 1 माइनस इंटू में x बट ऐसा करने से गड़बड़ आ रही है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए होता है, डी डैश ऊपर चाहिए होता है जिससे हम ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो इस कारण से हम यहाँ पे डी डैश को कॉमन ना निकाल के हम किसको कॉमन निकाल लेते हैं, 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे 3 को कॉमन निकालेंगे, विच इज़ -3 को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 बाई में यहाँ पे इस वाली टर्म की जगह पे 1 मिल जाएगा, तो 1, और सब जगह माइनस, ये क्या हो जाएगा, डी डैश स्क्वायर बाई 3, और यहाँ पे -2 डी डैश बाई 3। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे z। तो अब हम क्या कर लेंगे, माइनस e टू द पावर 2z बाई 3, एंड देन 1 माइनस में डी डैश बाई 3 प्लस में 2 डी डैश बाई 3, इस पूरे को कॉमन बाहर निकाल के एंड पावर पे चढ़ा देंगे -1 इंटू में z। अब इस पे बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे जिससे हमारा मोटिव सॉल्व होगा। वो भी कर सकते थे, उसमें कोई गलत नहीं है, बट उससे हमारा मोटिव सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि हमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ा था। वो नहीं लगाना, हमारा फॉर्मेट डिफरेंशिएशन ही यहाँ पे लगाना होता है। जब लास्ट में कोई बच जाएगा तो अब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, इस कारण से इस सब्स्टिट्यूशन को लगाना पड़ रहा है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे पेपर में भी। तो यहाँ पे z आ गया, तो देन माइनस में हमारे पास क्या होगा, अब इसका हमको क्या करना है, एक बार करना है। तो x इंटू डी डैश करेंगे तो हम z इंटू डी डैश करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, विच इज़ 1/3। देन इसके बाद हम फिर से इसको करेंगे, तो सॉरी स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो 0 हो गया। फिर प्लस में यहाँ पे एक बार करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, विच इज़ 2/3। एंड देन पावर आगे लेके जाएंगे, होल स्क्वायर होगा तो सब कुछ 0 होता जाएगा क्योंकि z की पावर 1 है। तो हमारा बेसिकली जो हमारे पास बन के आया, क्या बन के आ गया, पी आई बन के आ गया, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसको हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे जिसमें e टू द पावर 2z क्या हो जाएगा, हमारा x स्क्वायर हो जाएगा बाई 3, माइनस का साइन के साथ माइनस का साइन, z की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, log x पुट कर देंगे, -2/3। नाउ दिस विल बी योर PIE। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पे आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा आपसे जा सकता है।
तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। ये क्वेश्चन भी सेम तरीके से जाएगा, सेम तरीके से पीएफ निकालना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसका q जो होगा वो क्या होगा, x की जगह में e की पावर z पुट करना है, तो e की पावर 4z पुट करना है। तो अब यहाँ जब हम pi निकालेंगे तो हम e की पावर 4z वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, जिससे यहाँ d डैश माइनस 1 प्लस में d डैश माइनस में 4 इक्वल टू में ये बन के आया। तो ये हमारी रिड्यूस हो गई कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर हम इसमें सिर्फ पी निकालने की बात करें तो ये क्या होने वाला है, e की पावर 4z बाय में d डैश स्क्वायर माइनस में d डैश प्लस में d डैश माइनस में 4। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारा e की पावर 4z। तो अब d डैश माइनस में है और यहाँ पे d डैश प्लस में है, तो ये तो 0 हो गया। ये मिला हमको d डैश स्क्वायर माइनस में 4। अब हमारे पास रिजल्ट क्या होता है कि जो भी हमारा d डैश है, क्योंकि अब हम d डैश में है तो हमको यहाँ पे क्या करना है, d डैश को रिप्लेस करना है विद द वैल्यू 4 और डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे ही आप इसको रिप्लेस करेंगे यू विल गेट द डिनोमिनेटर 4, डिनोमिनेटर 0। तो अब आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर 0 का केस था वो लगाना है। आप क्या कर रहे थे, ऊपर x का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आप यहाँ क्या करेंगे, z का मल्टीप्लाई। e की पावर 4z ही रहेगा। अब जो डिनोमिनेटर में है उसको आप क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dz, तो हमको 2dz मिल जाएगा। ये मिल गया हमको। ये अब हमारा क्या हो गया, आ गया। अब dz की जगह पे आप अगेन क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, z e टू द पावर 4z बाई 2, 4 आ गया, 2 इंटू 4 विच इज 8। तो अब हमारा ये बन गया। अब इसमें हम बैक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो यहाँ log x आ जाएगा एंड यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा हमारा x टू द पावर 4 बाई 8। तो ये अब हमारा पी बन के आ गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं, हमको बैक सब्स्टिट्यूशन का ध्यान देना है, हमको ये याद रखना है कहाँ x आ रहा था, कहाँ हमको z पुट करना है। ये सारी बारीकियों को याद रखते हुए आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसमें इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ वेरिएशन या फिर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। कमेंट में भी मुझे बताइए क्या समझ में आया है, क्या नया जानना चाह रहे हैं। जो भी आपके फीडबैक्स हैं आप उसको दीजिए, जिससे कि लेक्चर और इम्प्रूव होगा, आपको भी अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा। थैंक यू फॉर